इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला पॉइंट ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट इज ब्रांच क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है which deals with chemical energy and electrical energy। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल के इंटर रिलेशन के बीच में व्हाट इज केमिकल एनर्जी, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, उसमें हीट निकलेगी, वो हीट इलेक्ट्रिसिटी में जब चेंज कर देंगे, दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रिक, दिस सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब वो सेल डिस्चार्ज हो गया उसे दोबारा चार्ज करना है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनानी। या फिर आपने वर्ड सुना होगा NaCl है, हम चाहते हैं ये Na अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है, एंड दिस सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने वाला जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देते हैं, ये टूटता है, कैथोड एनोड पे जाता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता था वो था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा बताओ क्या 2 या 3 डिफरेंस क्या क्या है, आप बोलो जल्दी से। अरे वेरी गुड, इलेक्ट्रोलिटिक में आपको कहना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोकेमिकल में कहना चाहिए केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक, एक तरीका। दूसरा आपको कहना चाहिए वैसे ज्यादा प्रॉपर, इलेक्ट्रोकेमिकल में ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन एनर्जी इवॉल्व व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रोलिटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस ये है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल में आप कह सकते हैं ये कैथोड या एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। तो ये बेसिक 3-4 डिफरेंस होते हैं। जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल 2 अलग-अलग कंपार्टमेंट में होता है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो डायरेक्ट रेडॉक्स होती है, एक ही कंपार्टमेंट में हो सकती है। एक को आप डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी कह सकते हैं, एक को चार्जिंग ऑफ बैटरी कह सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है व्हाट इज प्राइमरी सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल। बताओ बेटा प्राइमरी सेल क्या होता है बेटा? प्राइमरी सेल, जितने सेल आप जनरल यूज करते हो वो प्राइमरी सेल है, और जो चार्जेबल हो जाएंगे वेरी गुड वो हो जाएंगे सेकेंडरी सेल। वेरी गुड, जो नॉन चार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल कह लीजिए, दैट इज प्राइमरी, एंड व्हिच कैन बी रिचार्ज्ड इज सेकेंडरी सेल। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी है सब सेकेंडरी सेल होते हैं, और जितने आप पेंसिल सेल जनरल यूज करते हैं या घड़ी के सेल्स जो होते हैं वो सब प्राइमरी सेल होते हैं, नॉन रिचार्ज। बोलो क्लियर है? फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल के कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इस सेल जो हाफ सेल के मिलके बना है, वन इज कैथोड वन इज एनोड, और कैथोड और एनोड बीच में कनेक्टेड है एक्सटर्नली वायर से, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज। डन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? बोलो बेटा। न्यूट्रलाइज बेटा, ऐसे अगर आप एग्जाम में लिख जाओगे तो काम हो गया, ऐसे बोलो। चलो वेरी बैड। हाँ जी, आपको एग्जाम में लिखने हो पाएगा गिव 2 यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, आधे नंबर के यूज होंगे। अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा भी आप ढंग से लिख के आएंगे नंबर मिल जाएंगे। जैसे आपने न्यूट्रलाइज कहा तो फिर भी एक बार वो आधा नंबर दे देगा प्रोबीट के, लेकिन वो जबरदस्ती वाला नंबर, तो ज्यादा बेटर है सही से देखिए। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इंटरनल सर्किट को कनेक्ट करना। इट कनेक्ट्स द इंटरनल सर्किट। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करना। मतलब अगर सॉल्ट ब्रिज वीक काम करेगा तो वो जो कैटाइन या वो जो एनाइन है वो उस रॉड के चारों ओर ही रुक जाएंगे, और वो जंक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जिससे और आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। और अगर सॉल्ट ब्रिज हटा लें तो तुरंत सेल रुक जाएगा, फंक्शन करना बंद कर जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। बाकी सॉल्ट ब्रिज है क्या, वो हमने पढ़ा ही था। यू शेप ग्लास ट्यूब है, अगर एल्गा या सिलिका जेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट अपोजिट आयन जाते हैं, और वो एक तरीके से आप कह सकते हो चार्ज को बैलेंस करते हैं, ये कह लीजिए, या सेल का इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने का काम।
बोलो यहाँ पे क्लियर है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 1 नंबर का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोलो बेटा आप। चलो कह सकते हैं, बताओ एक सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? तो इसका आंसर है हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकलता, नहीं निकलता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी निकाल सकते हैं जब वो किसी से कनेक्टेड हो, रेफरेंस से हो, तभी निकाल सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप कहेंगे व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन 2 डिफरेंट प्रेशर्स, solution pressure and osmotic pressure. Due to difference in these 2 pressure, a potential develops which is known as electrode potential. Electrode potential of a single half cell cannot be determined. We can only determine electrode potential when there is some reference electrode. The primary reference electrode is कौन सा है primary reference? Hydrogen cell, यानी standard hydrogen electrode. Its potential is assumed 0. ये है primary reference electrode. और जो एलिमेंट इसके मुकाबले ऑक्सीडाइज होते हैं वो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट हैं या एनोड की तरह काम करते हैं। जो हाइड्रोजन के मुकाबले रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर है? व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? क्या यार हद करते हो आप लोग, कुछ भी नहीं पढ़ के आते हो, ऐसे चले आते। व्हाट इज सेकंड व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मतलब क्या एग्जाम में वो बताने आएगा, बता दो। हाँ बेटा, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हाँ दो कुछ बताना थोड़ी है बेटा, आपको कहना है स्टैंडर्ड स्टेट। व्हाट आर द स्टैंडर्ड स्टेट्स? 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर, या द कंसंट्रेशन प्रेशर इज 1 बार एंड कंसंट्रेशन इज 1 एटमॉस्फेयर। तो जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं in these conditions, then it is termed as standard electrode potential, and obviously with respect to hydrogen ही हमने पूरी सीरीज बना रखी है। लेकिन स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या होता है कि इस समय का टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ये है। और अगर स्टैंडर्ड नहीं निकालना है तो स्टैंडर्ड निकालने का फॉर्मूला था E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो ये जो E नॉट है ये तो है स्टैंडर्ड, और जब हमें प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल निकालना है वो है E is E naught minus 0.059 upon N and log Q, यानी different concentration. Log Q क्या है? Product upon reactant raised to the power their concentrations. ये या coefficient sorry. तो ये concentration कुछ और होगी 1 के अलावा। यहाँ पे अगर आप और टेम्परेचर सोचें, ये 298 पे ये होता है, कोई और टेम्परेचर होगा ये वैल्यू बदल जाएगी। तो आंसर तो ये आना चाहिए, बट ये आ रहा क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड आंसर था। जब ये कंडीशंस चेंज करते हैं तो आंसर इससे चेंज होते ये हो जाता है। इज इट क्लियर? तो आज की जो हमारी हेडिंग थी बेसिकली वो नर्स इक्वेशन है, ठीक है। फिर भी नर्स से पहले के 4 चीजें पहले आपको क्लियर हो, तब नर्स पे आए। कौन कौन से 4 चीजें क्लियर करानी थी? पहली, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अंतर। 1 नंबर 2 नंबर के ये जो भी क्वेश्चन है ये। और जब आपको अंतर ज्यादा ना मिले तो नीचे एक एग्जाम्पल लगा दीजिए, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल जितने भी आप डेलियन, गैल्वेनिक ये सेल कहते हैं वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं। और नेल्सन सेल, कास्टनर कैलेनर सेल वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं। एक एक दो डिफरेंस है ये। फिर दूसरी हेडिंग हमने जो पढ़नी थी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल क्या है। तो आई होप सो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल हो गया, ठीक है। ये हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर एंड व्हाट इज, इनको रॉड को भी जनरली इलेक्ट्रोड कह देते हैं, और ये जो नीचे सॉल्यूशन है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड से कितने टाइप के ये भी हमने डिस्कस कर लिया, 4 टाइप के। डन। फिर आ गया था आपका सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, गैल्वेनोमीटर का यूज क्या, दिस वन। फिर आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई होप ये भी क्लियर है। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? जब हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया प्लैटिनम वायर पे,
और इसको डिप किया HCl सॉल्यूशन में, प्रेशर इज 1 बार, कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मान लिया, उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट एज्यूम कर लिया, उसके रेस्पेक्ट में बाकी का पोटेंशियल आए। उसको जब किसी और के साथ आप कंबाइन करेंगे, क्लम्प करेंगे, तो कोई आइटम उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई आइटम उससे इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन की वैल्यू 0 मान ली, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं उसके हिसाब से उनकी प्लस या माइनस में वैल्यू आएगी। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा, बस एक साइन का अंतर होगा। और अगर कभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो हम उसे रिडक्शन मानेंगे। IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना। और यहाँ विद साइन देखना है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, ये ऐसे लिख दिया जाता है Li प्लस से लिथियम, यानी ये इनिशियल फेज है, ये फाइनल है, शुरू में ये था, बाद में ये था। तो लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नियरली माइनस के 3.04 या 05 वोल्ट है, और ये माइनस 3.04 से बढ़ेगा बढ़ेगा। सपोज जिंक की बात करें तो जिंक के लिए ये वैल्यू आ जाएगी नियरली 0.76 वोल्ट माइनस, फिर ये कम होते सॉरी बढ़ते बढ़ते 0 हो जाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। और उसके बाद कॉपर के लिए अगर वैल्यू देखें तो ये 0.34 प्लस में होता है, और फिर ये प्लस में बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्लोरीन के लिए आ जाएगा, दैट इज 2.81 वोल्ट। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज है ये नियरली माइनस 3.04 से चल के 2.81 वोल्ट तक रहे। यानी ये जो लिथियम है यहाँ विद साइन देखिएगा, ये सबसे कम है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। मतलब क्या है रिडक्शन पोटेंशियल कम? मतलब ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, ये किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। तो रिड्यूस नहीं होना चाहता तो क्या होना चाहता है? ऑक्सीडाइज। तो ये सबको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो अगर कहेंगे कि लिथियम क्या है, तो आप कहेंगे लिथियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग, इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ केमिस्ट्री। और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी ले रहा है, ये वाला प्लस में साइन है, और ये इससे बड़ी कोई वैल्यू है, तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग। ज्यादा बढ़िया है कि आप इन दोनों वैल्यू को ध्यान रखिए, और कभी भी जो भी वैल्यू बड़ी हो या फ्लोरीन की तरफ जाती हुई दिखे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रिडक्शन जल्दी होगा, कैथोड की तरह काम करेगी, या वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और जितनी वैल्यू इस तरफ भी दिखे, इस तरफ यानी लिथियम वैल्यू की तरफ दिखे, या रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में या छोटा से छोटा हो, तो वो आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन जल्दी, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वाला ऑक्सीडेशन होता है एनोड, और एनोड नेगेटिव टर्मिनल की तरह करेगा। इज इट क्लियर? तो ये आप ध्यान रखें, कौन किसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये क्वेश्चन बोल देते हैं कौन किसे ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे नाम दे दिया जिंक लिथियम, वो ऐसे करके देंगे क्या जिंक लिथियम को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसमें ना लैंग्वेज में फंसने की जरूरत नहीं है, क्या ये आपको सिर्फ ये समझना है। अगर उन्होंने कहा क्या जिंक लिथियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मींस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? लिथियम ही हो रहा है ना। क्या जिंक लिथियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है? ऑक्सीडाइज तो यही हो रहा है ना। तो दिमाग में यही रखना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। जितना सीरीज में इधर वाला है वो रिड्यूस ही होगा, और जितना उधर है ऑक्सीडाइज ही होगा। सही है, ये ऑक्सीडाइज हो गई, सही है। इज इट क्लियर? तो दिमाग में ये नहीं रखना अरे वो उसे ऑक्सीडाइज करता है, वो नहीं, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। सही। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में जितना इस तरफ की तरफ है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और जितना इस तरफ की है वो रिड्यूस। खत्म बात। इज इट क्लियर? या फिर आप वैल्यूज से देखना चाहें तो वैल्यूज से देखेंगे कि हमेशा जिसकी वैल्यू प्लस में ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, प्लस माइनस छोड़ो, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो रिड्यूस होता है। इज इट क्लियर? और जिसकी वैल्यू कम है वो ऑक्सीडाइज, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो उन्होंने सपोज माइनस के 3.04 भी दे रखा है, माइनस के सपोज 1.1 भी दे रखा है। अब इन दोनों में पूछा भाई कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो जितना इस तरफ आएंगे या बड़ी वैल्यू होगी उसका रिडक्शन होगा, जितनी छोटी वैल्यू होगी उसका। बोलो क्लियर है? तो ये हमने लास्ट टाइम पे फिलहाल डिस्कस कर ली। तो आज की हमारी पढ़ाई इसके आगे होनी थी। आज की पढ़ाई का नाम है इक्वेशन
हेडिंग हो गई आज की बेटा नरक इक्वेशन। ये नरक इक्वेशन क्या है? ठीक है, नर्स इक्वेशन बेसिकली दी गई है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक इक्वेशन दे रखी है जो कि कहला रही है नर्स इक्वेशन। ये आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, हाफ सेल में अलग पढ़ सकते हो, कंप्लीट सेल में अलग पढ़ सकते हो, जैसे चाहे। लेकिन ऑब्वियसली 90% क्वेश्चन कंप्लीट सेल के हैं। पहले हम कंप्लीट सेल के लिए पढ़ते हैं, फिर हाफ सेल में देख लेंगे कैसे लगता है। तो नर्स इक्वेशन लगा रहे हैं, नर्स इक्वेशन फॉर सेल, पूरे सेल में लगा। तो ये इक्वेशन आई कहां से? विच फ्री एनर्जी से आई है, छोड़ो, ये यहां से कहीं से आई है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आरटी ln क्यूब, और इसके डेल्टा जी की जगह माइनस एनएफ रखा गया था, यहाँ माइनस एनएफ ई नॉट रखा गया, और इसको विद द बेस 10 में जब चेंज करेंगे तो 2.303 आरटी ln या log विद द बेस 10 क्यू आ जाएगा। माइनस साइन दो बार लिखना अच्छा नहीं लग रहा, एनएफ दो बार लिखना अच्छा नहीं लग रहा, तो एनएफ से हटा दिया तो यहाँ नीचे एनएफ आ गया, माइनस हटाया तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, तो अब इक्वेशन हो गई E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो आपकी जो नर्स इक्वेशन है आपको बस यही लिखना, ऊपर का तो नहीं लिखना है, तो बेकार बात है। यहाँ से नर्स इक्वेशन आपको सोच E equals to E naught minus 2.303 RT upon NF log 2। अब किसी व्यक्ति ने ये भी पूछा भाई ये 2.303 तो कांस्टेंट नंबर है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट ही होती है, टेंपरेचर भी कांस्टेंट होता है, फैराडे नंबर भी कांस्टेंट है। उनने कहा ये सारे कांस्टेंट को उठा के इकट्ठे कर लूं, तो ये इक्वेशन आ गया E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon N log Q। ये हमारी इक्वेशन फाइनली आ गई, और इसको हमने लिख दिया एक तरीके से रिफाइंड फॉर्म ऑफ नर्स इक्वेशन। डन, मिटा दीजिए। अब हम नर्स इक्वेशन जो लगाएंगे, बेसिकली अगर पूरे सेल में लगा रहे हैं तो तीन जगह हमसे मिस्टेक हो सकती है, छोटी छोटी सी मिस्टेक, सिली मिस्टेक। उन तीन जगह आप थोड़ा सा कमांड करें। कौन कौन सी तीन अलग अलग जगह है बेटा? ऑब्वियसली इस पूरी विषय को ध्यान से देखो तो इस 0.059 में तुमसे गलती नहीं होगी, है ना? इसके अलावा तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? जे और बस इन्हीं तीन जगह आप गलती कर सकते हो, मतलब ये तीन जगह आपको समझना है। तो सबसे पहले ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? ई नॉट सेल कैसे निकलता है? सेल में बच्चों जनरली जो सेल होता है उसमें दो हाफ सेल होंगे, कैथोड और एनोड, और कॉमन सेंस से अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। इट इज अगेन कॉमन सेंस, अगर दो इलेक्ट्रॉन छोड़े तो दो ही इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, ज्यादा तो ले नहीं सकते, तो लॉस और गेन तो हमेशा बराबर ही होगा। तो यहाँ पे ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एन की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि एन मतलब जितने लॉस होते हैं उतने ही गेन होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और इन दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इन दोनों का ही हमें कौन सा पोटेंशियल रखना है? रिडक्शन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? हमें कौन सा पोटेंशियल रखना है? कैथोड और एनोड का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं लेना, कौन सा लेना? रिडक्शन। एनी डाउट? पॉइंट समझ में आया? एक एग्जांपल से बता। पहला, ये बहुत कम बच्चे पूछते हैं, वैसे आपने भी नहीं पूछा कि ये फॉर्मूला क्यों लगा सकते हैं कैथोड माइनस एनोड। वैसे तो ये फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझते? दोज प्रॉपर्टी व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन बल्क ऑफ मैटर, जो बल्क पे नहीं डिपेंड करती वो इंटेंसिव होती है। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट फॉलो सिंपल अलजेब्रा, मतलब अगर दो इक्वेशन जोड़ रहे हैं आप उन्हें जोड़ नहीं सकते, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, तो आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते अगर दो इक्वेशन जोड़ रही हैं। लेकिन यहाँ हम सिंपल घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं सिंपल, तो ये कैसे संभव? ठीक, फिर से देखिए, ये लिखा है मैंने, ये चेंज हुआ से आयन और दो इलेक्ट्रॉन, ये है कॉपर, इसमें दो इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन गया कॉपर न्यूट्रल। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई
जिंक प्लस कॉपर आयन गिविंग यू जिंक आयन प्लस कॉपर और इलेक्ट्रॉन करें। समझ में आया? ये हुई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो पहली दो ऐड करके तीसरी इक्वेशन बन रही है ना। अगर हम पहली दो इक्वेशन ऐड करें तो हमारी कौन सी इक्वेशन बन रही है? तीसरी इक्वेशन बन रही है। क्लियर बेटा? अगर आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करके इक्वेशन थर्ड बना रहे हैं, इसका मतलब आप कौन सी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं जो एक्सटेंसिव? कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो सकती है? एक्सटेंसिव। गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू डेल्टा G3। ओए आराम से बैठ गया, ठीक है? जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये डेल्टा G1 है, ये ऐड कर सकते हो। क्लियर? हमें क्या ऐड करना था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डन। और इस G1 मतलब इसको काय में चेंज करना है? हाँ, जीवन में मत रहना, बाहर भी आके देखो। ये डेल्टा G क्या होता है? माइनस NFE। यहाँ N का मतलब ये आ गया, E का मतलब ये F कांस्टेंट। इसके लिए क्या आएगा? माइनस NFE। समझ में आया? माइनस NFE। बोलो क्लियर है? अच्छा, माइनस कॉमन है, हटा, S कॉमन है, हटा। अगर n यहाँ तीनों जगह n भी सेम है तो n भी हटा दें और तब फॉर्मूला आ गया E1 प्लस E2 इक्वल टू E3। तो हमने यहाँ इस इक्वेशन में ये फॉर्मूला क्यों लगा लिया? E1 प्लस E2 इक्वल टू E3, क्योंकि सेल जब बनता है तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही गेन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसलिए क्या चीज कैंसिल हो जाती है? एन कैंसिल हो जाते हैं, और इसलिए ये फॉर्मूला है। अभी भी एक आध बच्चे के दिमाग में ये आना चाहिए। ऊपर लिख के बैठे हो कैथोड माइनस एनोड, यहाँ तो प्लस कर दो, माइनस कहाँ है? माइनस क्यों नहीं? क्यों नहीं है? यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ तो माइनस साइन नहीं है ना। अभी अभी एक ये देखो, जिंक इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ये जो G1 था इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और E2 का क्या लिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडाइज का वो N2 कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है किसका है यार? तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक, कोई डाउट? अब हमने ये आपको पढ़ा रखा है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन, तो इसका तो रिडक्शन ही गिवन है कैथोड का, इसे ऐसे रहने दो। तुम्हें एनोड का भी रिडक्शन चाहिए और गिवन क्या है? ऑक्सीडेशन। तो जैसे इसका रिडक्शन लिखोगे पीछे कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। तो ये सेल इज इक्वल टू E2 यानी कैथोड माइनस E1 एनोड, और दोनों का ही कौन सा पोटेंशियल हो गया? रिडक्शन। बोलो क्लियर है? अब मिटा दें। अब ये फॉर्मूला समझ में आया? कब ये फॉर्मूला नहीं लगाना? अगर कभी एग्जामिनर ने सेल रिएक्शन में अभी भी एक आध इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, यानी वो कैंसिल नहीं हुआ है, तब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब इस इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन और इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के तीनों इलेक्ट्रॉन बराबर कैंसिल आउट हो गए, अदरवाइज आप वो फॉर्मूला नहीं। अब मिटा दूं ये वाला पूरा कंसेप्ट, क्लियर है? तो आप नर्स इक्वेशन में तीन जगह फोकस करेंगे। पहला फोकस नर्स इक्वेशन में था हमारा कि हम ई नॉट सेल कैसे लिख देंगे। तो ई नॉट सेल लिखने का तरीका क्या है? ई कैथोड माइनस ई कैथोड। अब आपके क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं एग्जाम में। एक तरीका ये होता है वो सॉल्ट ब्रिज ऐसे देंगे और यहाँ लिख के देंगे जिंक ओब्लिक जिंक आयन कॉपर आयन विद कॉपर। आपको यहाँ सॉल्ट ब्रिज इन दो लाइनों को मानना है। सॉल्ट ब्रिज दो सॉल्यूशन से टच होता है, तो उन्होंने कहा एक बार जिंक आयन से टच होगा और इधर वो कॉपर आयन से टच होगा। तो सॉल्ट ब्रिज किस किस से टच है? वो उसके पड़ोसी। ठीक है, 99% केस में
इस ओब्लिक से पहले वाला रिएक्टेंट, ओब्लिक के बाद वाला प्रोडक्ट, तो इस ओब्लिक से पहले वाला रिएक्टेंट और बाद वाला प्रोडक्ट 99%, ठीक है, 100% में नहीं। फिर भी जो चीज 100% सही है वो ये कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट पे एनोड होती है, लेफ्ट पे, और वहां पे ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिव टर्मिनल होती है, और इसलिए हम ये वर्ड याद रखते हैं लूप। तो ये एनोड है और ये हमारा कौन है, कैथोड। तो अगर इस भाषा में क्वेश्चन दिया है तो एक काम तो आसान है, ई नॉट सेल निकालना, ये कैथोड है, ये एनोड है, इस माइनस इस करके समझ में आ गया। तो अगर इस भाषा में क्वेश्चन है तो कॉपर का पोटेंशियल दे रखा होगा और जिंक का दे रखा होगा, कैथोड माइनस एनोड। फिर भी 1% मतलब 0.1% कई बार एग्जामिनर चालाकी करता है। क्या करता है वो ऐसे दे देगा ई नॉट जिंक ओब्लिक जिंक आयन, कॉपर ओब्लिक कॉपर आयन, ऐसे दे देता है एक बार। बहुत रेयर है वैसे, इतना एग्जामिनर नहीं करेगा, लेकिन कंपटीशन में ये काम करता है। जिंक ओब्लिक जिंक आयन प्लस के 0.76 वोल्ट होता है, कॉपर ओब्लिक कॉपर आयन ये 0.77 होता है और ये 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। ये माइनस समझ में आ गया आपको क्या किया एग्जाम में, क्या किया बेटा, क्या यहाँ पे अगर आप ध्यान दे पाए हो तो यहाँ पे जिंक जिंक आयन में किया यानी ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन नहीं दिया है। और अगर रिडक्शन दिया होता तो होता कैथोड माइनस एनोड, जब ऑक्सीडेशन दिया तो एनोड माइनस कैथोड होता। इज इट क्लियर? या फिर इन दोनों का साइन अलग मतलब माइनस करके तब पुट अप करेंगे, बात एक पॉइंट समझ में आया। तो अगर कभी एग्जामिनर ऐसे लिख के दे रहा है तो एक बार ये देख लेना कि ये ऑक्सीडेशन है और ये भी ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं, जबकि इन फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, रिडक्शन। तो या तो इनका साइन बदल के यहाँ रखना, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हैं, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कैथोड माइनस एनोड है तो ऑक्सीडेशन में एनोड माइनस। समझ में आ गया? तो मैं फिर कह रहा हूँ 12th लेवल पे तो मुझे उम्मीद है इस साल तो एटलीस्ट आपके यहाँ ये ट्विस्ट नहीं देंगे, 99.9% को ट्विस्ट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपने ऑलमोस्ट 80 to 90% पढ़ाई ऑनलाइन है ना, तो वो आपको इतने ज्यादा ट्विस्ट नहीं देंगे। वो इसी में काफी खुश रहे कि अगर एग्जामिनर ने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन दिया और आपने नर्स की स्पेलिंग एन से लिखना शुरू कर दी है, तो उसी में खुश है, देखो नर्स की स्पेलिंग आती है, ठीक है, कुछ और नहीं लिखा, इतने में कुछ है, नंबर दे देंगे आपको। फिर भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? मतलब इस साल तो ये हाल है, अगर एक अगर पूछ लिया ना कि बता दो भैया नर्स लॉ क्या है, तो हो सकता है उसका जवाब हो सर मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, लॉ का नहीं हूँ, है नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले कोई भी जवाब दे सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ई नॉट अब क्या हुआ? हाँ, ये साइन कन्वेंशन है, ये हमेशा सही है कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड हम एनोड शो करेंगे और राइट हैंड साइड हम कैथोड करेंगे। चाहे आपका ये वाला रूल जो मैंने अभी कहा ना 99% वो फेल हो जाए, क्या कि इस ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये गारंटी नहीं है कि ये रिएक्टेंट ही होगा, कई बार ये प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्टेंट। वो है एनोड ही, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन हम उल्टा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 99% क्यों कहा, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 का पार्ट 4 है, उसमें उसने कर क्या रखा है, उसने यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन, ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन, समवॉट उन्होंने यहाँ पे, मैं भी जल्दी से ऐसे लिख दे रहा हूँ, उसे अभी चेक करता हूँ, ब्रोमाइड आयन टू ब्रोमीन ऐसे करके सपोज क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन। तो अब हमें मालूम है कि ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, इससे पहले वाली रॉड क्या होगी, एनोड, और इसके बाद वाली रॉड क्या होगी, यहाँ तक क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, 0 से +1 तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये -1 से 0 दिख रहा है, -1 से 0 में तो ऑक्सीडेशन, दोनों तो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ खुद सोच के लिखना है कि इसमें रिडक्शन ही लगाना है। अब ये रिएक्टेंट हो गया और ये, समझ में आया? इज इट क्लियर?
और मैं ये बताऊं, मुझे ध्यान रखिए, ये उन्होंने किया ही उल्टा, उन्होंने ऐसे दिया है Br2 Br नेगेटिव सॉल्ट ब्रिज H एक्चुअली ऐसे देने का मतलब ये नहीं कि वो बच्चों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, वो अपना कंसेप्ट बता रहे हैं। ये रहा सॉल्ट ब्रिज किस किस से जुड़ा है, सोल्यूशन से जुड़ा है, तो एक तरफ वो ब्रोमाइड आयन से जुड़ा है और एक तरफ वो हाइड्रोजन आयन से जुड़ा है, तो जिन जिन सोल्यूशन से जुड़ा उन्होंने वो दिखा दिया। और यहाँ पे क्या दिखाना है, ऑक्सीडेशन, जबकि यहाँ की रिएक्शन क्या दिख रही है, रिडक्शन, 0 से माइनस रिडक्शन, तो इसे कायदे से ऑक्सीडेशन करके लिखना है। और ये +1 से 0 क्या है, रिडक्शन, यही है, तो ये शो कर देना है, मतलब रिएक्शन लिख देना। फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंसर आपका नेगेटिव में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोजन और ब्रोमीन अगर दोनों रखे हों तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो रिडक्शन किसका होना चाहिए, ब्रोमीन का, जबकि इन्होंने ब्रोमीन को कहाँ रखा है, ऑक्सीडेशन में, और हाइड्रोजन को रिडक्शन में। ये संभव नहीं है, ये तो मीना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, लेगा थोड़ी, इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उल्टी जगह रखते, रिवर्स रखते हैं, इसलिए आंसर नेगेटिव। तो वो ये चेक करते हैं कि आप टोटल रट के बैठे हैं या कंसेप्ट मालूम है। डन। तो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का तरीका होगा ये होगा, ठीक है बच्चों, अगर ये तरीका है तो इसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन कैसे चेंज करेंगे, जिंक प्लस कॉपर आयन गिविंग यू जिंक आयन प्लस कॉपर, लिखने के बाद एक बारी जरूर चेक करना, जिंक 0 से +2 यानी जिंक का ऑक्सीडेशन 0 से +2 ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये ठीक, क्या ठीक है, क्या ठीक है, हमने कहा यहां सॉल्ट ब्रिज से पहले लिखा था, सॉल्ट ब्रिज से जो भी पहले लिखा उसका क्या शो करना था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 से 0 यानी इसका रिडक्शन, ये भी ठीक। अब जैसे ये इक्वेशन आ एस फॉर्म में, अब इसे लिखना है, तो हाँ, तो अगर आपने इसको ये लिख दिया ना कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट तो गड़बड़ हो जाए, तो अगर आप ये Br2 + H आयन गिविंग यू Br नेगेटिव + H2, मतलब इसको और इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट मानो, गड़बड़ होगा। कैसे गड़बड़ होगा, H +1 से 0 रिडक्शन, ठीक, Br2 0 से -1 ये भी रिडक्शन, दोनों रिडक्शन थोड़ी होगी, यानी एक क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, तो ये ब्रोमीन वाला ऑक्सीडेशन, समझ में आया, ठीक। इसमें दूसरी मिस्टेक होती है बैलेंसिंग, हम जल्दबाजी में बस ये लिख के उस पे काम हो, यहाँ पे आपको 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी पता क्या है, खाली एटम बैलेंस नहीं कर रहे, चार्ज बैलेंस, ठीक है, इस समय बैलेंस है, इस समय है, बाई चांस की बात है, एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ दे देगा जिंक और यहाँ दे देगा क्रोमीन, अब यहाँ उसने दे दिया क्रोमीन, अब कई बच्चे ऐसे लिख के सॉल्व करने लगते, जबकि होना क्या है, जिंक में है चेंज 2 का, क्रोमियम में है चेंज 3 का, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर करना है, और अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया तो ऑब्वियसली आगे के एक और लॉ क्यों लिखना, वो लिख ही नहीं पाएंगे, गलत है। तो बैलेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू चार्ज होनी चाहिए। एक बार चेक करो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 3 एटम आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, 6, कॉपर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 एटम आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर, लॉस और गेन बराबर होगा तभी इक्वेशन काम करेगी, इज इट क्लियर। तो ये जो कोफिशिएंट है ये जरूर लगाने, समझ में आया। तो यहाँ पे बेटा पहला काम हो गया हमारा, इस इक्वेशन को ई नॉट में चेंज करना, या इस इक्वेशन की हेल्प से ई नॉट की वैल्यू निकालना, ई नॉट निकाल ले, ठीक है। दूसरा काम हो गया एन निकालना, एन कैसे निकालेंगे बेटा, वेरी गुड, ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर लॉस हुआ है और ये जो गेन हुआ है या गेन और लॉस जो भी हुआ है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, तो एक 3 एक 2 है, एलसीएम 6 आ गया, एन की वैल्यू 6, एक 4 है एक 2 है 4, एक 2 है एक 1 है 2, एक 2 है और एक 5 है 10, दोनों का एलसीएम लेके तब डन, तो एन आ गया, पहले 2 पॉइंट क्लियर है, तो ये था हमारा E
इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर देयर कोएफिशिएंट्स। इसमें ई नॉट क्लियर है, कैसे रखते हैं, कैथोड माइनस एनोड रखते हैं, n कैसे रखेंगे, एलसीएम लेंगे, लॉस और गेन का, डायरेक्ट लॉस गेन का एलसीएम। और इसके बाद आखिरी गलती जो हमसे ये होती है वो कोएफिशिएंट नहीं होते। तो अगर आपने कायदे से बैलेंसिंग कर ली है तो अब आपको ये याद रखना है सॉलिड्स को तो लिखना ही नहीं। यूजुअली जो मेटल डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में होंगे जिसका ऑक्सीडेशन पर 0 होगा उसे नहीं लिखना है, आयनिक फॉर्म को लिखना है। ये प्रोडक्ट है, इसका क्यूब करेंगे, ये रिएक्टेंट है, इसका स्क्वायर, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बाई चांस उन्होंने कह दिया रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, तब आप कहेंगे इक्विलिब्रियम में E 0 हो जाता है, E खाली E 0 हो जाता है। तो E नॉट इज इक्वल टू, नॉट उस तरफ चला गया, E नॉट इक्वल टू प्लस। क्लियर है ये पूरा? एनी डाउट? बता दो, बोलो क्लियर है? ठीक है, तो अब आप नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पे करके लाओ। नेक्स्ट टर्म में कल तो छुट्टी रहेगी बेटा, कल रहेगी, आपको मालूम है, परसों। ठीक है, ठीक है, कल छुट्टी रहेगी बेटा, ठीक है, परसों आप लोग नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन सुन लो।